दाएं वाले, बाएं वाले, ऊपर वाले, सामने वालों। इतिहास का इतना लंबा दौर रहा है जब बिहार एकदम अग्रगणी पहली पंक्ति में गिना जाने वाला राज्य तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक बिहार की जो सभ्यता थी वो अग्रगणी सभ्यता थी। जो ये मॉडर्न स्टेट सिस्टम है उसमें धीरे धीरे बिहार पिछड़ गया। ये एक पॉलिसी के बारे में आपको पता होगा जो बहुत ही चर्चित है, साइकिल योजना लड़कियों को दी गई थी। जो बिहार का टाइम है वो ये बताता है बेसिकली कि ये जो पॉलिसी है ये 8 अफ्रीकी देशों में रेप्लिकेट की गई आफ्टर लुकिंग एट बिहार्स एग्जाम्पल। तो आप ये गलतफहमी तो मत पालिएगा कि आप नेशनल लेवल पर बहुत टैलेंटेड हैं, क्योंकि जड़ में ही अगर मुहावरा इस्तेमाल किया जाए मट्ठा डाल दिया गया है। रीज़न है कि टीचर्स नहीं हैं। 2 जनरेशन निकल गया है जब पढ़ाई नहीं हुई। स्थिति भयावह हो चुकी है। अगर आपको निकलना है स्थिति से, समाज को आना पड़ेगा, क्योंकि शक्ति अभी भी समाज में है। बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि ये कहीं साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो आप फोकस कीजिए, आपका फोकस ज़रूर होना चाहिए उन जगहों पर, जहां उन विषयों पर जिसमें आप समझते हैं कि आप मजबूत हैं। ललन टॉप बिहार अड्डा प्रेजेंटेड बाय सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का, को पावर्ड बाय आई-10 इन एसोसिएशन विद चाणक्य, बिहार टूरिज्म एंड सुधा। सनराइज मसाले में है स्वाद बिहार का। बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद सर, प्लीज सर वेलकम ऑन स्टेज। सोनल, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अभयानंद सर का। बिहार के पूर्व डीजीपी जिनको आप देखते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, दरोगा बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, ये उनकी सबसे ऊंची पोस्ट पे गए अभयानंद सर, जिनको बिहार में फिजिक्स के एक बेहतरीन टीचर के नाम से जाना जाता है। सुपर 30 आप लोग जानते हैं, सुपर 30 इनका विजन है। प्लीज सर, प्लीज कम ऑन स्टेज। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा साथ में त्रिपुरारी शरण सर का, जो रिटायर्ड आईएएस हैं, आपके बिहार के मुख्य सचिव रहे हैं। आप समझिए मुख्य सचिव क्या होता है, जो तमाम आईएएस अधिकारी बनते हैं, जो पूरे बिहार का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसको कहते हैं मुख्य सचिव। तो सर हमारे बीच हैं, जोरदार तालियों से बिहार इनका स्वागत करें। ऊपर वाले लोगों तक आवाज़ जा रही है? रउआ लोगन के लौकतानी। मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा अस्मिता जी का, जो बिहार के डेवलपमेंट पे, वेलफेयर पे काम कर रही हैं, अर्थशास्त्री हैं, अमेरिका की ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। प्लीज़, और इस पूरे सेशन का नाम होगा, प्लीज़ मैम, इस पूरे सेशन का नाम होगा अपना टाइम आएगा। आएगा, बिहार का टाइम आएगा। दाएं वाले, बाएं वाले, ऊपर वाले, सामने वालों। तो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना टाइम आएगा, और आपके मन के जो ज़रूरी सवाल हैं उन पे बातचीत करेंगे। प्लीज़ आप लोग अपनी अपनी सीट ले लें। बहुत बहुत स्वागत है सर, मैम, आप तीनों लोगों का। जैसा कि मैंने बताया कि ये हमारे सेशन का जो नाम है वो है अपना टाइम आएगा। जब मैं आपसे शुरू करूंगा अभयानंद सर, जब अपना टाइम आने की बात होती है, बिहार का टाइम आने की बात होती है, तो हमारे मन में सवाल ये भी आता है कि अपना टाइम कब था। वो आप तीनों से मैं ये सवाल जानना चाहूँगा कि वो कब था जब अतीत में बिहार का गोल्डन पीरियड हुआ करता था। अतीत में थोड़ा ज़्यादा ही पीछे जाना होगा, जिस समय डेमोक्रेसी का रूट्स इस राज्य में पड़ा था। उसके पश्चात हम लोगों, आवाज़ जा रही है? आवाज़ नहीं जाती। थोड़ा पास से बोल, ऐसे पास से थोड़ा बोलेंगे तो। हेलो हेलो। तो मैंने शुरुआत की थी कि जब हमारे राज्य में डेमोक्रेसी की जड़ें आई थीं और एक से एक अच्छे कार्यक्रम हुए,
समाज ने ऊंचाइयों को पाया और हमारा समाज ठीक ठाक चलना शुरू हो गया। हम लोगों ने कई ऐसी चीज़ें की इतिहास में जो इतिहास के पन्नों में गर्व से दर्ज की गई। समय के साथ और ख़ास करके जो 1947 में इंडिपेंडेंस हुआ उसके कुछ दिनों के बाद तक तो लगा कि व्यवस्था उसी तरह से चलेगी, लेकिन अगर मैं कोई एक कारण बताऊं तो मैं यही कहूँगा कि सरकार के ऊपर जो हम समाज आश्रित अधिक हो गया, वहाँ से हमारा जो ह्रास होना शुरू हुआ है वो अप्रत्याशित हुआ, क्योंकि हम हर चीज़ के लिए समाज आश्रित हो गया सरकार पर। उसके पहले के इतिहास में समाज अपनी शक्तियों का संग्रहण कर रहा था और धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा था, लेकिन समहाउ आफ्टर इंडिपेंडेंस एक फीलिंग हो गई कि हमारा काम है वोट देना और सो जाना। अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं करके सरकार की शक्ति, जिसको हम समझते थे कि वोट हमने दिया है तो हमने अपनी शक्ति दे दी है और वही शक्ति हमको ऊपर उठाएगी, ये कहीं ना कहीं रास्ते में रुकावट की तरह आ गया। थैंक यू। तो ये सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं ये बात को, और ये जो युवा पीढ़ी खास करके सर ये जानना चाहती है कि आप तो लंबे समय तक बिहार में प्रशासन सेवा में रहे और तमाम जगहों पे नियुक्तियां रही। बिहार का टाइम गया कब? बिहार में इतना पोटेंशियल है, बिहार के लोग बिहार से बाहर जाकर के बहुत अच्छा कर रहे हैं। सिर्फ कहते हैं कि कोई भारत का ऐसा शहर नहीं है, और इवन विदेशों में भी। तो बिहार का टाइम गया कब, क्यों गया? जी सर आपसे। बिहार का टाइम गया कब, ये प्रश्न थोड़ा सा चुटकीला है पंडित जी, क्योंकि देखिए इतिहास का इतना लंबा दौर रहा है जब बिहार एकदम अग्रगणी मतलब पहली पंक्ति में गिना जाने वाला, अब राज्य तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक बिहार की जो सभ्यता थी वो अग्रगणी सभ्यता थी। अब वो गुप्तकालीन, चाहे अशोक के समय में मगध एम्पायर, वहाँ से लेकर के काफ़ी बाद तक ऐसा रहा। जो ये मॉडर्न स्टेट सिस्टम है उसमें धीरे धीरे बिहार पिछड़ गया। वैसे तो लोग कहते हैं सन 50 के दशक में वो एक रिपोर्ट था अंग्रेज पॉलिटिकल साइंटिस्ट लोगों का, उसमें दिया गया था कि बिहार इज़ वन ऑफ द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेड स्टेट्स। तो ये सब चीज़ें इन पर बहुत ज़्यादा विश्वास किया जाना संभव नहीं है। सवाल ये है कि अपना टाइम, मतलब बिहार का टाइम कब आएगा, तो ये इसको एक रिलेटिव फ्रेमवर्क में आपको देखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि बिहार का टाइम तो उस समय निकल गया जब देश के जो अन्य राज्य हैं वो धीरे धीरे करके एक ऐसे स्तर पर पहुंच गए जहां पहुंचना हमारे लिए अभी तत्काल तो संभव नहीं है, बहुत समय लगेगा, क्योंकि हम एक नहीं कई मायनों में पिछड़ गए। मैं सिर्फ सामाजिक और आर्थिक इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आज की तारीख में देखिए, अभी हाल फिलहाल भी जो नोबेल प्राइज़ मिला है उसकी जो बेसिक थीसिस है वो यही है कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं, इंस्टीट्यूशंस समाज को, सोसाइटी को, राज्य को वो डेवलप करने या उनको पुल बैक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हमें ज़रूरत है, बिहार को ज़रूरत है अपनी संस्थाओं को, अपने इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करने की, और उसी से बिहार का न सिर्फ
विकास संभव है, बल्कि बिहार आने वाले समय में, आप कह रहे हैं अपना टाइम आएगा तो आएगा, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करें। और जो दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये इंस्टीट्यूशंस तभी डेवलप होंगे जब यहाँ के इतने प्रतिभाशाली बच्चे जो बिहार छोड़कर बाहर चले गए और जा रहे हैं, वो जब वापस आएंगे अपने राज्य में, अपने राज्य के प्रति अपना समर्पण भाव दिखाने के लिए, तब जाकर के बिहार का टाइम आएगा। ठीक बात है। जो बिहार के टाइम की आने की बात हम लोग कहते हैं, और हर बार कोई ना कोई कहता है कि आहट आ रही है, कि अब आ सकता है। ये जो युवा पीढ़ी सामने बैठी है, मुझे लगता है यही बिहार का टाइम वापस लेकर आएगी। ऐसी कौन सी 3 ज़रूरी चीज़ें हैं जो अभी तय समय में ही कदम बढ़ा देना चाहिए कि हाँ, ये काम करो तो बिहार वापस से एक समृद्ध राज्य के तौर पे आगे आने वाले दिनों में गिना जाना चाहिए? और खास करके इस युवा पीढ़ी को अगर आप कोई टिप्स देना चाहें कि ये काम करो तो बिहार की बेहतरी के लिए अच्छा होगा, ना सिर्फ बिहारी की। थोड़ा सा मैं आपके प्रश्न से आने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड दूंगी। जो आपने पहले सवाल पूछा था कि ये समझने के लिए कि बिहार क्यों पिछड़ा रह गया और कब अपना टाइम आएगा, जैसे कि सर ने बताया कि इसका टाइम फ्रेम बहुत लंबा, हज़ारों साल पहले अगर हम हिस्ट्री को देखें तो वहाँ से उसके कारण मिल सकते हैं। और जैसे सर ने नोबेल लॉरिएट अभी जो एसिमोग्लू इकोनॉमिक्स के जो नोबेल लॉरिएट है उनकी चर्चा की, उससे पहले अगर आप 3-4 नोबेल प्राइज़ विनर्स इकोनॉमिक्स में स्पेशली जो विनर्स हैं, बिहार के से रिलेटेड काम, उनके काम में बहुत गहरा प्रभाव बिहार से रिलेटेड काम में, उनके काम में झलकता है। तो जैसे अभिजीत बैनर्जी हुए, एस्थर डुफ्लो, जोसेफ स्टिग्लिट्ज़, अमर्त्य सेन, ये सारे नोबेल प्राइज़ विनर्स इकोनॉमिक्स बिहार में आ चुके हैं और यहाँ के प्रॉब्लम्स, यहाँ की थ्योरीज़ को स्टडी करके उनकी सोच और समझ में बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। मैं अपना उदाहरण दे सकती हूँ। जैसे मैंने जब 2010 में मैं ह्यूस्टन गई और वहाँ जब आप जा रहे हैं पीएचडी प्रोग्राम में स्कॉलरशिप के साथ, पूरी दुनिया के लोग वहाँ पढ़ने आए हैं और उसके सिलेबस में आप उन पेपर्स को पढ़ते हैं जो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के तौर पे पढ़ाए जा रहे हैं, जो कि यहाँ के पॉलिसी मेकर्स जैसे सर हुए, अभ्यानंद जी, इनकी इनोवेटिव पॉलिसीज़ और उससे चेंज के बारे में दिखाती है डेटा को यूज़ करके, और ये पूरे दुनिया में उदाहरण की तरह पढ़ाया जा रहा है। अभी जैसे एक बहुत आप सभी लोग हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, एक पॉलिसी के बारे में आपको पता होगा जो बहुत ही चर्चित है, जो साइकिल योजना लड़कियों को दी गई थी। और उस आप जैसे ज्ञानी जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो कितनी सफल रही, लेकिन जो बिहार का टाइम है वो ये बताता है बेसिकली कि ये जो पॉलिसी है ये 8 अफ्रीकी देशों में रेप्लिकेट की गई आफ्टर लुकिंग एट बिहार्स एग्जाम्पल। तो बेसिकली जब ये एग्जाम्पल बड़े मंच पे दिया गया, वो दूसरे देशों में भी रेप्लिकेट हुआ। तो यूथ के लिए आई थिंक कि यही है कि जो भी कर रहे हैं उसको अच्छे से करिए और किसी को कॉपी नहीं करिए। जो रिसोर्सेज हैं उसको यूज़ करके, अपना दिमाग यूज़ करके जो बेस्ट पॉसिबल रास्ता दिखे, चाहे वो कॉमन रास्ता ना भी हो, उसको फॉलो करिए तो आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे और हो सकता है कि आप मिसाल बन सकें। बिल्कुल, ये बिहार ने बारी बारी से साबित भी किया है। और जब भी हम यूपीएससी रिजल्ट आते हैं, लिस्ट देखते हैं, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो बिहार से होते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ त्रिपुरारी सर आपसे कि जैसे ये हमारे साथ हमारे जो साथी यहाँ सामने बैठे हुए हैं, इनमें बहुत सारे दरोगा बनना चाहते हैं, बहुत सारे IAS IPS बनना चाहते हैं।
इनको क्या करना चाहिए कि जो इतनी बड़ी संख्या में इतना कंपटीशन है उसमें ये बेस्ट कैसे निकले, इनके सक्सेसफुल होने का क्या तरीका हो सकता है, और क्या सक्सेसफुल होना आईएएस आईपीएस बनना ही है या फिर उसके अलावा भी अपनी ज़िंदगी का रास्ता दूसरा चुन सकते हैं? ये देखिए, सक्सेस के लिए मेरे पास तो कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन दरोगा के इम्तहान के लिए या यूपीएससी के इम्तहान के लिए मुझे लगता है जो सबसे ज़रूरी बात है समझने की, जानने की और उसको आत्मसात करने की, वो ये है कि आपका जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो शक्ति है, उस पे आप कंसंट्रेट कीजिए और उसको आप इम्प्रूव कीजिए जितना इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि जहां आप थोड़े बहुत कमज़ोर हैं तो उस कमज़ोरी के कारण जितना आप पिछड़ रहे हैं थोड़ा बहुत, तो वो जो आपका स्ट्रेंथ वाला विषय है उससे आप कॉम्पेंसेट कर सकें। बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि ये कहीं साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। तो आप फोकस कीजिए, आपका फोकस ज़रूर होना चाहिए उन जगहों पर, जहां उन विषयों पर जिसमें आप समझते हैं कि आप मजबूत हैं। आपने दूसरी बात जो कही वो तो मेरे ख्याल से बिहार के छात्रों के लिए, आज का जो युवा वर्ग है बिहार का, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो ये है कि अपना ध्यान सिर्फ दरोगा और यूपीएससी से हटा करके बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे जॉब्स हैं, ऐसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिस पर ध्यान उनका नहीं जाता है। अनफॉर्चुनेटली उससे संबंधित जो कंपनियां हैं उनका प्रेजेंस नहीं है बिहार में। लेकिन आजकल तो खोजने पर सब कुछ मिल जाता है आपको कंप्यूटर पे, तो सारी चीज़ों को आप अगर यहाँ खोजेंगे बिहार में तो वो नहीं मिलेंगी। आप अपना ध्यान ज़रा सा ये यूपीएससी, बीपीएससी, दरोगा आप रखें ज़रूर, लेकिन इसके दुनिया इसके बाद भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको खोजने से आपको सफलता मिल सकती है। तो उन सब चीज़ों पर भी अपना ध्यान बटाना चाहिए। मैं सर, आपने समस्याओं की बात की, मैं यहाँ हमारे बहुत सारे साथी छात्र दोस्त बैठे, मैं आपको अभी एक समस्या के बारे में इनसे पूछ के बता देता हूँ। बिहार की जो सबसे बड़ी समस्या है, डिग्री कितने सालों में मिलती है आप लोगों को? ये भारत का शायद इकलौता स्टेट होगा जहाँ 5-5 साल लग जाते हैं डिग्री मिलने में। ये इस समस्या से बिहार कब निजात पाएगा? और अब तो हम 2024 में जी रहे हैं। इस समस्या से बिहार कब निजात पाएगा, ये उत्तर देने के लिए मैं तो सक्षम नहीं हूँ, लेकिन ये तय है कि ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर मेरे ख्याल से जो राज्य के सत्ताधारी लोग हैं, कहाँ नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कमी कहाँ है, क्यों इतना टाइम लग रहा है? कमी तो बहुत पहले से शुरू हो गई जी, बहुत पहले से, फ्रॉम द डेकेड ऑफ 70s इटसेल्फ ये शुरुआत हो गई। लेकिन मैं तो ये जानता हूँ कि जैसे विश्वविद्यालयों में या महाविद्यालयों में जो पढ़ाई होती है और जो लोग पढ़ाते हैं, जिनके द्वारा पढ़ाया जाता है, उनकी भर्ती भी गलत तरीक़ों से होती है। और इस पूरी प्रक्रिया में सब लोग लिप्त हैं, सब लोग। तो अब जब गलती में सब लोग लिप्त हैं तो फिर वो उसके परिमार्जन की, उसकी सफाई की शुरुआत कहाँ से करेंगे, किससे करेंगे आप? मैं तो कह रहा हूँ, हाँ, उंगलियाँ उठी हैं वाइस चांसलर तक की नियुक्ति तक। और आज नहीं, ये मैं 15 साल पहले की भी बात कर रहा हूँ, 20 साल पहले की भी बात करता हूँ। मैं भी गांव का रहने वाला हूँ। विद्यालयों में, महाविद्यालयों में जो बच्चे पढ़ते हैं गांव के, उन तक ये बातें फैली हुई हैं कि फलाना की नियुक्ति ऐसे हुई, इतना पैसा देने से हुई, उतना पैसा देने से हुई। तो जब वो पैसा दे करके अपनी नियुक्ति कराता है तो उसी तरीके से उस पैसे को कमाने के लिए, उस पैसे को वापस लेने के लिए वो सारी हरकतें करता है। और वो उसी का एक कैस्केडिंग इफेक्ट है। ये जो
इम्तहान समय से नहीं ले पाना, समय से इवैल्यूएशन नहीं होना, समय से रिजल्ट नहीं निकल पाना, ये सारा उसी का खेल है। ये मतलब एक तरीके से पूरा सिस्टम ही उस तरीके से बन गया है जिसको बहुत ज़्यादा रिफॉर्म की ज़रूरत है। अभयानंद सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बिहार में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है और बिहार अपने आप को बिहार से बाहर निकाल कर लोगों को दिन प्रतिदिन चौंका रहा है, लेकिन वो मैं कई बार बयानों में सुनता, कोई कह देता है कि समंदर नहीं है इसलिए बिहार का विकास नहीं हुआ। आप पुलिसिंग के दौरान भी रहे, तो बिहार में मैं देखता हूँ कि जब भी फिल्में बनती हैं तो क्राइम से रिलेटेड फिल्में बनती हैं कि उसमें कुछ क्राइम एंगल दिखाया जाता है। आप तो सर FTTI में रहे तो आपने ये देखा भी होगा। अभी किन चीज़ों की ज़रूरत है बिहार को कि ये चीज़ें बिहार को अगले 4-5 सालों में मिल जाना चाहिए, तभी बिहार आगे स्टैंड अलोन कर पाएगा? आपने एक वाक्य इस्तेमाल किया, बहुत अधिक पोटेंशियल है। मेरा संबंध शिक्षा से IIT एस्पिरेंट्स को पढ़ाने का ज़रूर है और मैं उस तजुर्बे से बता सकता हूँ कि पिछले कई दशक से टॉप 100 में जो बिहार के स्टूडेंट्स हैं, मतलब हुआ वो जो यहाँ पढ़े हैं, बिहारी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि कोई बिहारी हो और वो चला गया दिल्ली अपने पिताजी के साथ और वहाँ जाके पढ़ लिया और वहाँ से टॉप कर गया। उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जो यहाँ पढ़े हैं और यहीं से स्कूलिंग करके और तब +2 दे करके IIT की परीक्षा दे रहे हैं। नहीं मिलते हैं। टॉपर स्टूडेंट्स फ्रॉम बिहार ड्राइड अप है, पहले आते थे यहाँ से। तो ये गलत फहमी हम लोगों को नहीं पालनी चाहिए कि हम बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं यहाँ। आपका जो ग्राउंड वर्क है, प्राइमरी स्कूल से लेकर के सेकेंडरी, इवन हाई स्कूल, मैं आपको अपना तजुर्बा बताता हूँ। मैं 30 बच्चों को ढूंढता हूँ और पूरे बिहार से ऑन एन एवरेज करीब 8 to 10,000 लोग अपीयर होते हैं मेरी परीक्षा में। और मैं फिज़िक्स का सवाल नहीं पूछता हूँ, मैं केमिस्ट्री का सवाल नहीं पूछता हूँ, सिंपल लॉजिकल रीजनिंग का सवाल, और मुझे 30 बच्चे नहीं मिलते हैं फाइनली। तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ करके 15 के आसपास रख लेता हूँ और उन्हीं को 2 साल पढ़ा करके देखता हूँ। तो आप ये गलतफहमी तो मत पालिएगा कि आप नेशनल लेवल पर बहुत टैलेंटेड हैं, क्योंकि जड़ में ही अगर मुहावरा इस्तेमाल किया जाए, मट्ठा डाल दिया गया है, तो बात वही हो गई है। जड़ में आ गया है। अब रही बात जो जनरल डिस्कशन में चल रहा था कि क्या उपाय है, ये अब सरकारी व्यवस्था से तो नहीं हो सकती है। मैंने अपने जनरेशन के लोगों में देखा, लोग गर्व से कहते हैं मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ा था, मैं भी बोड़े पर बैठ करके पढ़ा था। हो सकता है उस जनरेशन के लिए ट्रू होगा, लेकिन आज के जनरेशन के लिए ये सही नहीं है। लीव अलोन सरकारी स्कूल, आप प्राइवेट स्कूल में भी आ जाइए जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, वहाँ भी आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है। और रीज़न जानना चाहते हैं? रीज़न है कि टीचर्स नहीं हैं। 2 जनरेशन निकल गया है जब पढ़ाई नहीं हुई। 1990s का जनरेशन, 2010 का जनरेशन और 2020 का जनरेशन, 3 जनरेशन ऑलमोस्ट निकल गया। 3 डेकेड्स पढ़ाई हुई ही नहीं। पढ़ाई का मतलब होता है एक बच्चे में अपने सोचने की क्षमता, अपनी शक्ति को पहचानने और सोचने की क्षमता। कोई प्रॉब्लम दे दिया जाए तो ये नहीं कहे कि हम जानते हैं या नहीं जानते हैं। आप जो भी जानते हैं माइंड अप्लाई कर सकते हैं,
तो कीजिए। यहाँ सीधी बात हो गई है, ज्ञान आपको दे देंगे और वही ज्ञान का सवाल पूछेंगे तो आप बता दीजिएगा कि हाँ या नहीं। आप अपने मन से उस पर अपनी बुद्धि को अप्लाई नहीं करते हैं, ये कमी हो गई है। और इसी को मैं कहता हूँ कि पढ़ाई नहीं हुई। तो जब पढ़ाई ही नहीं हुई 3 जनरेशन से, तो आप क्या करेंगे? शिक्षक नहीं मिलते हैं। आप अपने आप से देखिए, समाज का जो सबसे कम पढ़ा लिखा वर्ग है वो फाइनली शिक्षक बन करके चला आ रहा है। वो ट्राई कर लेगा हर दूसरी नौकरी और तब आएगा। और इसके नीचे जो आते हैं, शिक्षक के भी नीचे, वो लोअर कोर्ट में एडवोकेट बन करके आ जाते हैं। तो स्थिति भयावह हो चुकी है। अगर आपको निकलना है स्थिति से, समाज को आना पड़ेगा, क्योंकि शक्ति अभी भी समाज में है। देयर आर रिटायर्ड पीपल जिनके पास शक्ति है, क्योंकि उन्होंने कभी पढ़ाई की थी। शक्ति का मतलब वो हिंदी, अंग्रेज़ी और गणित, कम से कम 3 चीज़ तो शुद्ध जानते हैं। अगर वो बताना शुरू करें, यह चीज़ मैंने अनौपचारिक रूप से डिस्कशंस में कंट्रीब्यूट किया था, लेकिन इधर ध्यान नहीं था, ध्यान कहीं दूसरी तरफ था, तो बात बनी नहीं, बात वहीं की वहीं रह गई। आपके आगे का कोई प्रश्न हो तो बताइए। मैं इसमें एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि आपने ये बहुत ज़रूरी बात कही कि लोग शिक्षक बनना नहीं चाहते, लोग मजबूरी में बनते हैं। जब वो हो जाता है कि सारी परीक्षाएं दे ली, बीपीएससी दे लिया, यूपीएससी दे लिया, नहीं हुआ, तब जाके टीचर बन गए। एग्जैक्टली। तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि कोई टीचर दूसरा सुपर 30 क्यों नहीं बना पाया? नई आइडिया है ये। सुपर 30 भी इट वाज जस्ट अ फ्लैश आइडिया। मैंने कभी इसको विस्तार से सोचा नहीं था, कभी प्लान नहीं किया था। आज जो व्यापकता इसमें दिखाई पड़ रही है, 2002 में जब हमने स्टार्ट किया था तो कोई मेरे पास मास्टर प्लान नहीं था इसका, और मैं मास्टर प्लान बनाता ही नहीं हूँ। पुलिसिंग भी मैंने की थी तो कभी कोई प्लान नहीं बनाया। आप मेरा कोई लिखा हुआ आदेश नहीं देखेंगे, प्लान किया हुआ नहीं लिखता हूँ। मुझे लगता है कि कोई आइडिया आ गया, अगर आइडिया बेसिकली सही है तो चला दो, अगर आगे बढ़ गया तो समझो कि समाज इसको मान रहा है, और अगर आगे नहीं बढ़ा तो छोड़ दो। दैट इज़ हाउ आई वर्क। क्यों नहीं बनाता है, आई डू नॉट नो। जी, अस्मिता जी, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि बिहार में जो समस्याएं हैं और देश में भी हैं, तमाम जगहों पे, आपकी तो इसमें एक्सपर्टीज़ है, डेटा कलेक्ट करना, उनके ज़रिए समस्याओं को सुलझाना। बिहार में कौन कौन सी समस्याएं हैं जो डेटा अगर उपलब्ध हो उनका तो वो ठीक की जा सकती हैं, और उनको डेटा कलेक्ट करने के लिए क्या करना होगा? तो जैसे समस्याएं तो काफ़ी सारी हैं। समस्या है एक्सट्रीम गरीबी का, इनइक्वालिटी का। अभी भी यहाँ पे कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी प्लेज अ मेजर रोल, जो सारे इंस्टीट्यूशंस, जैसे सर ने बताया कि जो महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशंस हैं इनको वीकेंड करती हैं। समस्या है गवर्नेंस में, जैसे अभी चर्चा हुई थी कि सरकारी नौकरियों के ऊपर निर्भरता। जैसे इतने सारे हमारे यंग लोग बैठे हैं, दरोगा का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं। क्या आपको पता है कि दरोगा का शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितना है टोटल एम्प्लॉयमेंट में? 1% से भी नहीं कम है। मतलब सिर्फ दरोगा का नहीं, पूरे सरकारी नौकरी का रेशियो जो है, पूरे जितने जॉब्स अवेलेबल हैं वो 1% से भी कम है। तो सरकारी नौकरी के लिए लोग क्यों जाते हैं? ऑफ कोर्स स्टेबिलिटी है, उसमें कुछ बेनिफिट्स हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपना वर्ल्ड व्यू बड़ा करें और देखें कि किस तरह की नौकरियां अभी मार्केट क्या है, मतलब दुनिया क्या चाह रही है, किस तरह के जॉब्स का डिमांड है, तो अब वो जैसे अभी एसिमोग्लू जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता है, उनका ही एक
डेविड ऑटर के साथ बहुत ही सेमिनल पेपर है जहाँ पे टास्क कंटेंट ऑफ ऑक्यूपेशन की वर्णन की है। तो आप अमेरिका का अगर डेटा देखें कि उनके पास डिटेल्ड डेटा है कि हर काम को करने के लिए कौन कौन से टास्क, किसके लिए लॉजिकल रीजनिंग यूज़ होता है, कौन सा रीडिंग एबिलिटी है, किस में मैथ्स लगता है, कितने फिंगर डेक्सटेरिटी लगती है, वो देख के वो बता सकते हैं कि कौन से जॉब्स फ्यूचर में, अभी जैसे 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करें विथ कमिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो 2-3 महीने में ही आपने हो सकता है जो ट्रेनिंग ली हो वो नहीं रहे रेलेवेंट। तो कौन से स्किल्स हैं, जैसे सर ने अभी अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बताया कि लॉजिकल रीजनिंग हुआ, उस तरह से क्रिएटिविटी, सॉफ्ट स्किल्स, ऐसी स्किल्स पे अगर आप फोकस करें तो आप आगे चल के सक्सेसफुल बन सकते हैं, चाहे वो आप गवर्नमेंट जॉब्स ट्राई कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब्स ट्राई कर रहे हैं। तो ओवरऑल बेसिकली हमें ये समझना पड़ेगा कि बाहर क्या हो रहा है, दूसरी जगहों पे क्या हो रहा है, कौन सी चीज़ें सक्सेसफुल हुई, कौन सी जैसे बिहार लेट कमर है, अभी अगर हम वही पॉलिसीज़ करें या वही स्ट्रैटेजी करें जो केरला में 20 साल पहले सक्सेसफुल हुई, आज हो सकता है वो सक्सेसफुल यहाँ ना हो क्योंकि हम दुनिया आगे बढ़ चुकी है। तो हम जहाँ पे हैं, जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसको यूज़ करके हम कितने क्रिएटिवली मूव कर सकते हैं, ये हम डेटा के ज़रिए ही प्राप्त कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि बिहार में प्राइवेट सेक्टर और पीपल्स पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड प्लानिंग, ये तीनों की बहुत ही कमी है जो डेटा पूरा कर सकते, जिसका जिक्र सर भी कर रहे थे कि समाज को आगे आना पड़ेगा। मैं आखिरी सवाल के तौर पे आप लोगों से एक एक लाइन में जवाब चाहूँगा। आप तीनों को ऐसा, मतलब आप हो सकता है आपका अलग अलग मत हो इसमें, बिहार में आपको एक चीज़ बतानी जिसमें लगता हो कि आपको इसमें बहुत पोटेंशियल है लेकिन अभी तक सरकार की या बाहरी दुनिया की या समाज की नज़र नहीं पड़ी उसको, उस पर मुझसे जी सब आप लोग एक इस पे बता दें। पोटेंशियल तो है, जैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड, जैसे इतने यूथ जो हमारा शेयर ऑफ पॉपुलेशन है उसमें यूथ सबसे ज़्यादा है। तो और जैसा कि मैंने कहा कि अभी 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद AI और डिजिटल लिटरेसी इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंट। तो अगर हम अपना स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इस तरह से टारगेट करें कि जो जॉब्स अभी ओवरऑल जिस तरह दुनिया बढ़ रही है उस तरह से हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ओरिएंट करें। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बिहार में ऐसी क्या चीज़ है जिसमें बहुत पोटेंशियल है लेकिन अभी नज़र नहीं पड़ी है, वो दूर है? देखिए, MSME जो सेक्टर है जी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, MSME सेक्टर का इतना पोटेंशियल है बिहार में कि हम जो ये हाय तौबा करते रहते हैं कि बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ और इंडस्ट्री नहीं है, MSME सेक्टर अलोन इज़ केपेबल ऑफ लिफ्टिंग बिहार आउट ऑफ इट्स व्हाटएवर। सर एक लाइन में। मेरे विचार से जो हमारा यंग पॉपुलेशन है, व्हेन आई से यंग आई मीन क्लास 2 to क्लास 6, उसको फ्री ग्रोथ मिलना चाहिए। समहाउ वो बहुत ही स्टंटेड ग्रोथ में जा रहा है, अपने से उसके सोचने की शक्ति नहीं डेवलप कर रही है। तो अगर वो एरिया को डेवलप किया जाए तो वो बूम क्रिएट कर सकता है। दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से। चलिए, ऑन दैट नोट इस सेशन को अब हम क्लोज करेंगे। प्लीज़ हमारे तीनों मेहमानों के लिए ज़ोरदार तालियां हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप लोगों ने समय निकाला। मैं गौरव जी को, सौरभ सर यहीं पे, सौरभ जी को मंच पे आमंत्रित करूंगा जी।